जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया गया था उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। ठीक है, तो इसमें आप उत्तल दर्पण के बारे में प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है इस स्थिति के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले जो हमारा चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब वस्तु अनंत पे होती है तो अब जानते हैं वस्तु तो अनंत होगी तो क्या होगी। देखिए, अनंत पर आपको ये चीज़ याद करना है जो आपको ब्लैक टाइप का होता है, ये चीज़ मेन होती है। जब अनंत पर स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा, दर्पण के मुख्य फोकस बनता है। आप जानते हैं जब वस्तु अनंत होती है तो हमेशा मुख्य फोकस भी बनती हैं। अगर क्या होता है, अवतल रहेगा तो आभासी बनेगा। अगर ठीक है, अवतल रहेगा तो वास्तविक बनेगा, अगर उत्तल रहेगा तो क्या होगा, आभासी बनेगा। ठीक, और इसमें क्या होगा, अवतल में क्या होता था हमारा उल्टा बनता था, इसमें हमारा सीधा बनेगा। और वस्तु से जानते हैं छोटा तो बनता ही है। ये हमारी पहली स्थिति हो गई। उसके बाद आती है दूसरी स्थिति। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो जानते हैं जब वस्तु अनंत और ध्रुव है तो अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच स्थिति प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु छोटा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। इसमें ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता है क्या है इसमें। इसमें देखिए, इसमें नोट में आपको पढ़ना है। मेन आपको देखिए अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण हल्का जानना है आपको। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सदैव आभासी और सीधा, वस्तु से छोटा बनेगा। हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो ये दो स्थिति थी हमारी। इसमें देखिए दो स्थिति दिया गया है, ये आपको यहाँ दिया गया दो स्थितियाँ। देखिए, अब अवतल दर्पण का हमने यूज पढ़ लिया था। अब उत्तल दर्पण की यूज कैसे क्या कहाँ है, देखिए इसमें आपको ये चीज़ याद करें। देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों के साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके पीछे की ओर काफ़ी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। मतलब आप देखो साइड मिरर में जो होता है, अगर इसको जानते हैं, अगर बाइक लेते हैं तो उसमें दो ठे दर्पण लगा होता है, बाएं दाएं रहता है, तो पीछे का जो आपको चित्र रहता है उसमें पूरा कैप्चर करता है, तो वो कहता है उत्तल दर्पण रहता है हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है उत्तल दर्पण का प्रयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में होता है। ठीक है, इस लैंप का प्रकाश अब अपसारी किरण के रूप में होता है। अपसारी मतलब फैलाता है, आप जानते हैं। अभी सारी मतलब कन्वर्ट करता है, अब सारी मतलब फैलाता है आपको। ठीक है, तो आपको मेन याद करना है कि देखिए साइड मिरर के लिए किसका, उत्तर दर्पण का, और जो गली बाजारों में जो लैंप रहता है, स्ट्रीट लाइट जिसे कहते हैं, उसमें उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए, दर्पण और लेंस में कंफ्यूज होने का है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए दर्पण है। ठीक है, अभी लेंस पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, एक आता है संयुग्मिक फोकस क्या होता है। सहयुग्मी मतलब आप जानते हैं, युग्म का होता है जोड़। ठीक है, मतलब फोकसों का योग। तो इसमें आपको इसमें दिया गया, देखिए दर्पण दर्पण मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं का संयुग्मिक फोकस कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु प्रतिबिंब पर बिंदु पर बनता है। मतलब इसका कहने का मतलब कि पहला बिंदु का दूसरे बिंदु पर बनता है। ये देखिए संयुग्मी होता है, मतलब युग्म होता है, इसमें जोड़ देने का है। ठीक है, और देखिए यदि उत्तर दर्पण में सम्मुख में कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आप जानते हैं दर्पण पीछे हमेशा बनता है, उत्तर में आभासी बनेगा, बात सही है। यदि ये प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दिया जाए, ठीक है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है यदि वस्तु की भी रख दिया तो परावर्तित नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि संयुग्मिक फोकस अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तर दर्पण में नहीं। ये देखिए, आप जो ब्लैक वाला है इसे याद करना है, मतलब जो आपको जो संयुग्मी होता है केवल किस में होता है, अवतल दर्पण में, उत्तर दर्पण में संभव नहीं है। ये आपको चेक पॉइंट होता है, आपको ये सब चीज़ याद करना है। अब देखिए, जो हमारा गोली दर्पण है इसमें चिन्ह प्रपाटी क्या होता है ना, गोली दर्पण में परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी। तो ये इसमें इसी से आपको ये समझना है। अगर ये समझ जाएंगे तो आपको सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे में बहुत दिक्कत इसी इसी बात की होती है। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, इसमें गोली दर्पणों पर द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए निश्चित है ना चिन्ह प्रपाटी के लिए किया जाता है। इसमें देखिए मेन ये सब पॉइंट है। देखिए इसमें दिया है, देखिए पहला, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाएं से आपतित होती है। देखिए बायां हमारा ये वाला हो गया पोर्शन, ठीक, दायां ये वाला हो गया। ठीक, अब इस पर हमेशा यहाँ से ही जाएगी, हमारा जो किरण रहता है यहाँ से ही जाएगी।
देखिए दूसरा दिया है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख अक्ष पर नापी जाती है। देखिए ध्रुव से मुख अक्ष, देखिए हमारा देखिए ये वाला है मुख अक्ष होता है, ध्रुव से होती है नापी जाती है, जो हमारा ध्रुव है वहां से नापी जाती है। ठीक, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर आपतित किरणों में नापी गई धनात्मक, देखिए इधर होता है धनात्मक, और इसके बाद दर्पण ध्रुव के बाईं ओर तथा आपतित किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई किरण दूरियां ऋणात्मक, इधर क्या होता है ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख अक्ष के ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक, मतलब देखिए ऊपर जाएंगे तो क्या होता है धनात्मक, अगर ये जो मुख अक्ष है हमारा, ठीक है यहाँ आपको देखना होगा, ये हमारा नीचे वाला जो है ये ऋणात्मक रहेगा, अगर ऊपर जाएंगे तो धनात्मक। कैसे आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं ना, जस्ट लाइक ऐसा ये भी होता है, इसी में सेम प्रोसेस होती है, इसी सेम प्रोसेस होती है। आपको इसमें याद करना होगा इसमें कौन से ऋणात्मक कौन से धनात्मक। देखिए फोकस दूरी क्या होती है, उत्तर दर्पण में धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या अगर ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक रहेगी और ये ऋणात्मक रहेगी। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है क्योंकि वस्तु दूरी यहाँ से लेते हैं हम। वास्तविक प्रतिबिंब लागू नहीं होता है किसमें, आप जानते हैं उत्तर दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब लागू नहीं होता है, और ठीक है, और इसमें ऋणात्मक होता है क्योंकि हमारे से देखिए वास्तविक इधर बनेगा तो क्या ऋणात्मक ही रहेगा। उसके बाद अगला आता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, धनात्मक भी बनता है, आप जानते हैं कि धनात्मक भी बनता है, और इसमें क्या होता है धनात्मक दोनों में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई लागू नहीं होता है किसमें, उत्तर दर्पण में, और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब इसमें धनात्मक होगा उत्तल में, अवतल में भी धनात्मक होता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब इसमें, वास्तविक में इसमें कहते हैं लागू नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद करना होगा क्योंकि इसमें इसी आधार पर आपको सवाल दिया जाता है। इसके बाद अगला है हमारा गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। तो ये संबंध देखते हैं क्या होता है भैया। तो इसमें दिया गया है आपका, जब दर्पण का द्वार वक्रता त्रिज्या का अपेक्षा छोटी होती है तो दर्पण की फोकस दूरी एफ तब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब कि वक्रता त्रिज्या क्या दिया इसमें देखिए r/2, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे तो हमारे क्या होगी फोकस दूरी कर जाएगी। तो हमारा इसी में संबंध है f/r/2, f बराबर r/2, ये आपको याद कर लेना है इसको। इसमें देखिए इसका सोल्यूशन दिया गया है कि अवतल दर्पण के लिए मतलब कैसे आए, आपको ये सब चीज़ नहीं जानना है, बस आपको संबंध जाना है, सवाल जानना है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें या जो मतलब कि हाई स्कूल बच्चे हैं वो भी अपना इसमें कंजर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें, देखिए इसमें दिया है फोकस दूरी। ठीक है, तो हमारा फोकस दूरी बराबर क्या होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उत्तर दर्पण के लिए और ये भी सेम रहती है, देखिए यहाँ उत्तर दर्पण है, ठीक है, मतलब अवतल उत्तर दर्पण के लिए सेम रहती है। आपको चिन्ह याद करना है, चिन्ह कौन पॉजिटिव होता है कौन ऋणात्मक होता है, ये चिन्ह आपको आपको बताया गया है। तो इसमें आपको सवाल पहले देखना है आपको, तो इसमें आप सवाल शुरू करते हैं। देखिए दिया गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए अवतल फोकस दूरी यहाँ 10 दिया है तो वक्रता त्रिज्या क्या आधी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए फोकस दूरी दे दिया तो फोकस दूरी यहाँ 10 रखते हैं, आर का मान निकालना है तो r/2, तो इसमें 2 गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, तो मतलब वक्रता त्रिज्या का है 20। ठीक, गोली दर्पणों के लिए देखिए यू भी एफ में संबंध। ठीक है, यू भी में संबंध पहले में आता है अवतल दर्पण के लिए, उसके बाद उत्तल। ये देखिए संबंध दिया है 1/u + 1/b/1/af। ठीक, हमारा u जानते हैं कि वस्तु की दूरी है, बी हमारा इमेज है, इमेज की दूरी है, उसके बाद हमारा एफ जानते हैं फोकस दूरी होती है। ये संबंध ये देखिए उत्तल और अवतल दर्पण में सेम होता है, इसमें आपको चिन्ह प्रपाटी याद करना है और उसी आधार पर आपको सवाल हल करना होता है। तो इसमें आपको देखिए दिया गया है ये उत्तल वदे। तो आइए सवाल शुरू करते हैं हम अभी। देखिए इसमें नोट आपको देखना होगा, नोट अधिकांश प्रश्नों हल करने के लिए गोली दर्पण का प्रयोग करते समय हमें उस उपस्थित सभी राशियों u v f के मान है ना चिन्ह सहित चिन्ह प्रपाटी के लिए रखे जाते हैं, अज्ञात राशि को चिन्ह नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर हम कैसे कि हमको फार्मूला ये देखिए याद हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमको जो इसमें मान रखना होता है चिन्ह सहित रखना होता है, कि जैसा कि हम बताएं कि प्लस माइनस जो है उस चिन्ह आपको याद करना होता है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए दिया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूर रखिए। मतलब कि देखिए वस्तु दूरी, देखिए दूरी क्या दिया है 8 दिया है। ठीक, मतलब देखिए यहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी 16 है,
तो अवतल दर्पण है तो माइनस हो जाएगा, फोकस दूरी माइनस होती है, और दर्पण की वस्तु दूरी -8 सेंटीमीटर, हमेशा वस्तु दूरी हमेशा -8 होती है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं, इसमें देखिए फार्मूला 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यहाँ आपको मान रखेंगे, यहाँ मान निकालेंगे तो v का मान हमारा 16 आएगा। अब देखिए v बराबर 16 आएगा तो दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर देखिए पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव आता किधर बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के यहाँ इस साइड बन रहा है। इस साइड क्या होता है हमारा आभासी रहता है, अगर ये साइड बनता है तो क्या होता है हमारा, ये वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 3 पे आते हैं। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या लगती है। देखिए यहाँ वस्तु की लंबाई दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई दिया है। वस्तु की लंबाई 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी इसमें उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपको यू हमारा ऋणात्मक ही लेते हैं हम अक्सर करके जानते हैं, और फोकस प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हल करेंगे तो देखिए हमारा जो यह बराबर 40/3 आता है या 13.33 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, इतनी हो जाएगी। ठीक, अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए आता है अगला टॉपिक है रेखीय आवर्धन। देखिए इसमें दिया है रेखीय आवर्धन में लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसमें दिया है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं, मतलब अनुपात। मतलब कि देखिए वस्तु की लंबाई हो गया अपान प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई होते लिखते हैं, उसके बाद अपान में जो वस्तु की लंबाई होती है को उसको रेखीय आवर्धन इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपको फिगर से समझना होगा। देखिए यहाँ दिया गया है आपको वस्तु की लंबाई यच, प्रतिबिंब की लंबाई यच डैश। ठीक है, तो यहाँ आपको रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई यच डैश मानते हैं, वस्तु की लंबाई यच मानते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। तो इसमें चिन्ह प्रपाटी आप याद करना होगा। देखिए अगर रेखीय आवर्धन 1 होता है तो वस्तु का के आकार का होगा। ठीक है, अगर आवर्धन क्षमता 1 से बड़ा होगा तो ठीक है वस्तु का भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। अगर इसके बाद रेखीय आवर्धन 1 से छोटा होगा तो वस्तु का भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, वस्तु से आकार का छोटा हो जाएगा। ठीक है, आइए आवर्धन के लिए सूत्र। यहाँ आपको समझना होगा कुछ इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए हम मानते हैं वस्तु की लंबाई यच है, ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई यच डैश है, दर्पण और ध्रुव की वस्तु की दूरी। अब देखिए वस्तु की दूरी जानते हैं यू होता है तो -u रखते हैं, दर्पण और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी रखते हैं, -v लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रेखीय आवर्धन बराबर क्या होगा, यच डैश अपान यच, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा हमारा -v/u। तो उत्तर दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन सूत्र यही होगा। उत्तर दर्पण के लिए है ना आवर्धन सदैव धनात्मक या 1 से कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखिए अवतल दर्पण को जाएगा और इसमें उत्तल दर्पण आएगा तो हमेशा धनात्मक या 1 से कम होता है। तो आपको ये रेखीय आवर्धन का ये सूत्र याद कर लेना होगा आपको। आइए इसके सवाल पे समझते हैं, इसमें सवाल क्या दिया है। देखिए इसमें दिया है पहला सवाल, एक अवतल दर्पण पर के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। अब देखिए पहले दिया है वस्तु की लंबाई ओ हम जानते हैं, इसे 20 सेंटीमीटर लेते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई यल माने 10 सेंटीमीटर। अब जानते हैं वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव रहती है, मतलब ऊपर रहती है। ठीक है, अब किसी ये हो गया, इस पे हमारा ये वस्तु रखेंगे तो हमारा जानते हैं कि अवतल दर्पण है तो हमारा नीचे ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो इसी आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन बराबर वस्तु की लंबाई यच डैश अपन प्रतिबिंब की लंबाई यच डैश अपन वस्तु की लंबाई। ठीक, तो 10/20 बराबर 1/2। ठीक, तो ये माइनस में होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जा गई है। तो दर्पण कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें समझना क्या क्या दिया है। देखिए वस्तु का आकार दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब इतना लंबा है। ठीक है,
और दर्पण से मतलब वस्तु के दर्पण से दूरी दिया है यू। अब जानते हैं यू हमेशा माइनस में मिलता है, तो -30 सेंटीमीटर भी दे दिया है। अब फोकस दूरी आप जानते हैं, फोकस दूरी क्या है -20, क्योंकि अवतल दर्पण है तो ये तो -20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सूत्र याद यहाँ से निकाल के आपको भी का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ सभी का मान रखेंगे तो भी का मान मेरा ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा भी का मान यहाँ आएगा हमारा -60 सेंटीमीटर। तो दर्पण देखिए, तो देखिए माइनस में हो तो क्या इसमें क्या मतलब है, देखिए पर्दे को दर्पण के 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर ये पॉजिटिव आता तो क्या होता है, तो पॉजिटिव हमारा जानते हैं इधर बनता, ठीक, तो क्या हमारा आभासी हो जाता है, इस टाइम बनेगा तो हमारा रियल बनेगा, तो रियल हो जाएगा। और इसमें आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाएंगे, तो आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है, यश डैश अपान यश बराबर -v/u। तो यहाँ जानते हैं यच हमारा क्या, डैश क्या होता है, आई होता है, और उसके बाद यच क्या होता है, ओ। तो यहाँ आपको मान रख दें। तो इसके बाद इसको यहाँ यश डैश का हमको ज्ञात करना है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, यश डैश यहाँ रख दीजिए। तो हमारा देखिए भी का मान दिया है -60 से आ गया, हमारा 60 निकल गया है। ठीक, और यश का मान दिया है, मतलब कि वस्तु की लंबाई दिया है, ये भी दिया है। उसके बाद u -30 रख देंगे यहाँ से। तो इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई -12 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब उल्टा एवं आवर्धित होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर उदाहरण नंबर 6 देखिए दिया है, इसमें किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने का के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या r ना मीटर में दिया है। ठीक है, त्रिज्या दिया है। यदि इस बस है ना इस दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब एक बस है उस दर्पण के 10 मीटर दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आकृति बताइए। मतलब देखिए आपको इसमें दिया है r, तो हमारा आर दिया है 6 सेंटीमीटर, और जो वस्तु है ना दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा ये क्या होता है -10 हो जाएगा। तो पहले हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। उत्तर दर्पण है तो हमारे जानते हैं यह बराबर क्या होता है r/2। तो यहाँ से हमारा 3 मीटर गया, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए मीटर में, तो मीटर में रखिए क्योंकि सभी चीज़ें मीटर में है, बाद में आपको अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो यहाँ आप सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर है ना, तो 1/v + 1/u। तो यहाँ से हल करेंगे तो आपको v का मान हमको ज्ञात होगा, तो 2.306 मीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतनी दूरी पर बनेगा। तो हमारा क्या है, ये हमारा उत्तर दर्पण है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं यम बराबर क्या होता है, यश डैश अपान यश बराबर -v/u। तो यहाँ से हम देखिए भी का हमारा ज्ञात है और u भी ज्ञात है, तो यहाँ रखेंगे तो हमको आवर्धन क्षमता ज्ञात हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए प्रतिबिंब क्या होगा, एक से हमारा क्या है, एक से लगभग हमारा क्या है, ये हमारा एक से कम है, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, जैसा कि आपको चिन्ह में पहले ही बताया गया है। कुछ देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में आते हैं। देखिए उत्तर दर्पण पे बने प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए आभासी हमेशा बनता है और सीधा बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उत्तर दर्पण पर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण पर उत्तर पृष्ठ की त्रिज्या कहते हैं। आप जानते हैं यह बराबर r/2, तो यह बराबर r/2 रहता है, तो इसका दोगुना r बराबर 2f हो जाएगा, तो इसमें 2 गुणा करेंगे 20 सेंटीमीटर। देखिए उत्तर दर्पण प्रतिबिंब सदैव बनता है, आप जानते हैं उत्तर दर्पण हमेशा कहाँ बनता है, सी। देखिए फोकस आप ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। अगर ये अवतल दर्पण रहता है तो हमारा क्या होता है, उसकी विभिन्न स्थितियाँ होती हैं, बाकी जो इसकी स्थिति रहती है हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। अब देखिए यहाँ देखिए चित्र दिया गया है, सभी किरण आती हैं टकराने के बाद एक ही बिंदु पर होती हैं, तो ये इसमें देखिए कौन इसका आंसर सही है। तो देखिए क्या फोकस और ध्रुव के बीच में बन रही है, देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में ही बन रही है आपको, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा जो दिया गया है, उत्तर दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका नंबर दर्पण के हमेशा क्या होगा, पीछे बनेगा। देखिए उत्तर दर्पण के सामने प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कौन सा दर्पण वस्तु